नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है और मैं आपका स्वागत करता हूं एग्जाम्स ओरिजिनल के यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं आज यूनिट 10 का अगला आयोग या अगला कमीशन, जो कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और आज का जो कमीशन हम कवर अप करने वाले हैं उसका नाम है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, यानी बाल अधिकार आयोग में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या उसके फंक्शंस होते हैं, क्या उसकी पावर्स होती हैं, कैसे मेंबर डिसाइड होते हैं, कौन लोग होते हैं, क्या किया जाता है, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। मैं हर बार की तरह आपको एक और चीज बोलना चाहूंगा कि कंटेंट आपको कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन सोचने का तरीका ये शायद आपको नहीं मिल पाता है। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि आप एक पर्सनालिटी बनाएं अपनी, आप एक ऑफिसर्स क्वालिटी वाले लेक्चर्स को पढ़ रहे हैं। तो उसका क्या मतलब है, बेसिकली देखिए, मेरा काम कंटेंट या आपको रटाना नहीं है। अगर आप चीजें समझेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको वो याद रहेंगी, रटोगे नहीं लेकिन याद रहेंगी। और अगर चीजों समझोगे तो उनका एप्लीकेशन भी आपको बनेगा, आपका सोच वैसा डेवलप होगा, एक ऑफिसर क्वालिटी की थिंकिंग डेवलप होगी कि अगर चाइल्ड राइट्स कमीशन ने ये किया है तो क्यों किया है, चाइल्ड की मेजर दिक्कतें क्या होती हैं, सेक्सुअल अब्यूज, पोर्नोग्राफी, देन ड्रग एडिक्शन, देन आप कह सकते हैं करियर लॉस, मतलब करियर का जो लॉस हो जाता है बच्चों का, अडिक्टिव गेम्स हो गया, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हो गए, ये सारी चीजें बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन ये हमें कब पता चलता है, जब हम ध्यान देना चालू करते हैं कि हाँ एक्चुअल दिक्कतें क्या है या हमें चीजें क्या करनी है। अभी हम क्या ध्यान देते हैं, भाई ये पढ़ लेना चाहिए, ये पढ़ लेना चाहिए, ये पढ़ लेना चाहिए, ये कवर अप करना है, वो आएगा नहीं। जो चीजें आने वाली हैं 80% मैंने कम से कम एरिया में ज्यादा से ज्यादा चीजें इंक्लूड करने की कोशिश की है, इसलिए इस लेक्चर में ऑलमोस्ट सारी चीजें जो आपको कहीं और प्लेटफॉर्म पे भी मिलेंगी वो भी इंक्लूडेड है इसमें। उसके अलावा करंट अफेयर्स न्यूज भी इंक्लूडेड है। सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है, सोचने का तरीका डेवलप करने की जो अप्रोच है ना, वो इन लेक्चर्स में इंक्लूड है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। मैं अपने बारे में बता देता हूँ, मेरा पिछले 5 साल से टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है। मैंने ऑल इंडिया रैंक 3 हासिल किया था गेट 2016 में, जिसके बाद मैंने अपनी मास्टर्स के लिए आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन लिया था। और फाइनली मैंने एक एमबीए कॉलेज है निटी मुंबई, इससे अपनी मास्टर्स पूरी की है। मैं सिविल सर्विसेज के एरिना में 3 साल से हूँ। इसके अलावा मैंने 25,000 से ज्यादा बच्चों को गाइड किया है जो आज के टॉप नॉच कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, आपकी जो फैकल्टी है वो ट्राइड एंड टेस्टेड फैकल्टी है। लेकिन जो मेरा मेजर ऑब्जेक्टिव है ना, वो ये है कि नॉलेज के साथ आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव हो। जब आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव होगी, आपका ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा, और ये कॉन्फिडेंस आपका एग्जाम निकालता है। आप एक चीज कॉमन फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी टॉपर में, कि उनमें कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। जितने बच्चों को लग रहा है कि हिंदी में लेक्चर चाहिए, तो देखिए हिंदी में अलग से लेक्चर आएंगे हिंदी स्लाइड्स के साथ। ठीक है, और हमारा टेलीग्राम चैनल है एग्जाम ओरिजिनल्स, इंस्टाग्राम चैनल है एग्जाम ओरिजिनल्स, फेसबुक पे आप हमें हर जगह लिंक कर दीजिए, क्योंकि हमारा बेस्ट कंटेंट आप तक तब तक पहुंच पाएगा। उसके अलावा एग्जाम ओरिजिनल्स की ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारे कोर्सेज बहुत ही नॉमिनल रेट्स पे अवेलेबल है। एक चीज की मैं गारंटी ले सकता हूं कि कंटेंट की क्वालिटी वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी इन मार्केट होगी। ठीक है, और आपको पता है कि हम क्रेडेंशियल्स जब हम लोग इतने हैवी कैरी कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कंटेंट हम बेस्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। एक बार ट्राई जरूर करिए। ठीक है, तो आज हम जो सबसे पहले बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो आपको पता है जितना आपकी सिलेबस में दिया हुआ है, उनमें से 7 बॉडीज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, और 7 बॉडीज जो है वो स्टैट्यूटरी बॉडीज है। स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं। और एक बॉडी है जो ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल है ना स्टैट्यूटरी है, उसका नाम है नीति आयोग। ठीक है, तो ये 15 बॉडीज के बारे में आपको पढ़ना है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हमने सबसे पहले संपदा मैम ने कवर अप करा दी थी, उसके बाद से मैंने कवर अप करना चालू किया स्टैट्यूटरी बॉडीज। तो स्टैट्यूटरी बॉडी में आज जो हम कवर अप करने वाले हैं उसका नाम है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। सर आप बोल रहे हैं कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। हाँ बिल्कुल, सर ने बोला कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, लेकिन अगर स्टैट्यूटरी बॉडी है तो आपको नहीं लगता कि ये किसी एक्ट से बनी होनी चाहिए? क्योंकि स्ट्रैटेजरी बॉडी का क्या मतलब है? स्ट्रैटेजरी बॉडी का मतलब होता है कि इसको, देखो अगर मैं एक एक सिंपल सी बात है, मैं कल को 5 लोगों को इकट्ठा करूं और उसका नाम रख दूं मैं नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, तो क्या मुझे वही अधिकार प्राप्त होंगे? क्या मैं लोगों को जेल में डाल सकता हूं? क्या मैं सरकार के पैसे खर्च कर सकता हूं? नहीं। क्योंकि जो मैंने बॉडी दी है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ये तो मेरी बनाई बॉडी है। इसको क्या मान्यता प्राप्त है? नहीं। मान्यता प्राप्त कैसे होती है? एक्ट के थ्रू, अधिनियम के थ्रू होती है। और हर अधिनियम के थ्रू
प्राप्त, जिनके अधिनियम के थ्रू जिन बॉडीज को मान्यता प्राप्त होती है उनको स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं या संवैधानिक आय बोलते हैं। शायद हिंदी में संवैधानिक बोलते हैं। आई एम रियली सॉरी अगर कुछ गड़बड़ हो रहा हो तो, क्योंकि हिंदी मेरी इतनी, हिंदी में मैंने पढ़ा नहीं है तो ऑब्वियसली मेरी इतनी हिंदी स्ट्रांग है, बट हाँ जो स्ट्रैटेजी होती है ना, जो संविधान से नहीं बनी होती है, ठीक है, स्ववैधानिक आय बोलते हैं शायद उसे, ठीक है, आप देखिएगा। लेकिन हाँ ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी क्यों है? क्योंकि एक्ट से बनी है। सर एक्ट से बनी है तो कौन से एक्ट से बनी है? तो आपको पता होना चाहिए, ये आ सकता है, ठीक है। कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005, ये आया 2005 में था लेकिन पास 2006 में हुआ था, याद रखिएगा। सर ये तो ठीक है, लेकिन कैसे आइडिया आया होगा कि एक ऐसा कमीशन बनाना चाहिए जो बच्चों का ध्यान रखे? कैसे आइडिया आया होगा? तो उसकी कहानी है, हर चीज का एक बैकग्राउंड होता है, एक हिस्ट्री होती है। तो ध्यान से सुनिए, 1964 में क्या हुआ, 1924 में क्या हुआ था, लीग ऑफ द नेशन करके एक बॉडी थी, ठीक है, लीग ऑफ द नेशन करके एक बॉडी थी, यहां समझना, लीग ऑफ नेशन करके एक बॉडी थी। उन्होंने 1924 में एक बॉडी बनाई थी, राइट फॉर द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। बॉडी नहीं बनी थी, इट्स बेसिकली कि बच्चों के हक क्या है। तो यहां लिखा होगा डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ चाइल्ड, या फिर इसको क्या कहा जाता है, जिनीवा डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ चाइल्ड। तो बच्चों के क्या अधिकार होते हैं, सबसे पहले ये बताया गया, बच्चों के क्या अधिकार होते हैं। सिंपल सी बात है भाई, शुरू करोगे आप किसी चीज को तो पहले बताओगे ना कि बॉडी जो करेगी बात की बात है। सबसे पहले आप बताओगे नहीं यार बच्चों के पास ये होना चाहिए, अच्छी शिक्षा होना चाहिए, अच्छा खान पान होना चाहिए, अच्छी फैसिलिटीज होनी चाहिए, आगे बढ़ने का मौका होना चाहिए, ये आप राइट्स बताओगे ना बच्चों के। तो 1924 में इस चीज की शुरुआत होती है। तब यूनाइटेड नेशंस नहीं था, तो लीग ऑफ द नेशंस था तब। आपको पता होगा लीग ऑफ द नेशंस होता था, जो सारे नेशंस के हित में काम करता था। तो लीग ऑफ द नेशंस ने, बच्चे तो सब नेशन में कॉमन ही होते हैं, बच्चों से किसी का विवाद थोड़ी होता है। तो बच्चों के बेनिफिट के लिए एक चीज बनाई गई चाइल्ड राइट्स नाम से, कि बच्चों के अधिकार क्या है, ठीक है। अब जब आगे यूनाइटेड नेशंस बना तो यूनाइटेड नेशंस ने इस चीज को अडॉप्ट किया, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ने इस चीज को अडॉप्ट किया। अब ध्यान से देखना, अब होता क्या है, देखो ये बना था 1924 में, सॉरी कहां गया, अरे यार एक्चुअली प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, ध्यान से समझना, इसके बाद क्या हुआ, देखो 59 कहां लिखा हुआ है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, हाँ। अब यूनाइटेड नेशन ने, मेरे पीछे लिखा होगा शायद ये, ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन ने अधिकार बने। फिर सेकंड लीग ऑफ द नेशन, यूनाइटेड नेशन बना। यूनाइटेड नेशन ने 1959 में, 1959 में एक कन्वेंशन बनाया चाइल्ड राइट्स, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन चाइल्ड राइट्स, ठीक है, यूनाइटेड नेशन सॉरी कन्वेंशन ऑन चाइल्ड राइट्स, की बच्चों के अधिकार क्या होते हैं ये यूएन ने बताया, ठीक है। इसके बाद यूएन ने इसको अडॉप्ट किया, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर चाइल्ड राइट्स, ये 30 साल बाद हुआ। यूनाइटेड नेशन ने अडॉप्ट तो कर लिया था 1959 में, लेकिन जब आप बोलते हैं ना कि देखो एक होता है अडॉप्ट करना, एक होता है उसके प्रति कार्य करना। मैं मानता हूं कि मतलब मान लीजिए मैं मानता हूं भगवान होते हैं, ये मैंने 12 साल की उम्र में मान लिया था, लेकिन भगवान होते हैं और भगवान बोलते हैं कि बच्चों का भला करना चाहिए, तो मैंने 20 साल की उम्र से बच्चों का भला करना चालू किया। तो मैंने मान तो लिया था 12 साल की उम्र में, लेकिन मैंने दूसरे बच्चों का भला 20 साल की उम्र से करना चालू किया। तो यहां पर सिंपल सी बात है, अडॉप्ट जो यूनाइटेड नेशन ने इसको मान्यता तो 1959 में दे दी थी, 1959 में दे दी थी, लेकिन इसके लिए काम करना चालू इन्होंने 1989 से चालू किया। तो काम करना कैसे चालू करेंगे, काम करना चालू करने के लिए एक बॉडी होनी चाहिए, एक कन्वेंशन होना चाहिए, एक रूल बुक होनी चाहिए कि ये होगा तो ये होगा, ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे। तो वो रूल बुक को कन्वेंशन बुक बोलते हैं। तो इसीलिए 20 नवंबर, ये डेट याद रखनी है आपको, 20 नवंबर 1979 को, 20 नवंबर 1989 को यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर राइट्स ऑफ चाइल्ड आया था, ये याद रखिएगा, ये डेट पूछी जा सकती है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड कब आया था, 20 नवंबर 1989 को। आज की डेट में आज की डेट में 196 कंट्रीज इस कन्वेंशन में मौजूद है।
यानी सारी कंट्रीज जिनको भी मान्यता प्राप्त है ना यूनाइटेड नेशंस द्वारा, जैसे हांगकांग है, या चलो हांगकांग तो ठीक है, ताइवान वो है, ताइवान है, तो ताइवान को चाइनीज ताइपे के नाम से इंक्लूड किया जाता है यूनाइटेड नेशन में। ठीक है, तिब्बत है तो तिब्बत को चाइना के अंदर कंसिडर किया जाता है, तो ये अलग से नेशन नहीं माने जाते हैं। ठीक है, ये अलग से नेशन नहीं माने जाते, और यही दिक्कत हांगकांग में भी चल रही है। तो आप इस दिक्कत के बारे में, जियोपॉलिटिक्स के बारे में बाद में जानना। अभी ये आप जानो कि कितनी बड़ी चीज है कि सारे नेशंस इस चीज में इंक्लूड हो गए आज की डेट में। बिल्कुल ठीक बात है। अब भाई सारे नेशन आए तो इंडिया भी कभी ना कभी इससे जुड़ा होगा। तो 1989 में इंडिया इससे नहीं जुड़ा था। इंडिया इससे 11 दिसंबर 1992 को जुड़ा, इस कन्वेंशन से कि हाँ यार ऐसी एक रूल बुक होनी चाहिए और हम भी इस चीज को अप्लाई करेंगे कि हमारे बच्चे स्वस्थ रहे, खुश रहे, पढ़े लिखे, आगे बढ़े। ये इंडिया ने कब बोला? 11 दिसंबर 1992 को। इंडिया ने कब साइन किया? 11 दिसंबर 1992 को। अब भाई ये कन्वेंशन क्या बोलता है? इस कन्वेंशन के अंदर क्या लिखा हुआ है कि आपके आपके कंट्री में, आपकी कंट्री में एक प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन देना है आपको, चाइल्ड को प्रोटेक्शन टू चाइल्ड देना है। अब अगर प्रोटेक्शन टू चाइल्ड, अब ध्यान से धीरे से इंडिया आओ, अगर मुझे प्रोटेक्शन टू चाइल्ड देना है तो आपको नहीं लगता इसके लिए एक बॉडी बनानी पड़ेगी मुझे, जो मेरी कंट्री में जो बच्चे हैं या अपनी कंट्री में जो बच्चे हैं उनके प्रति, जिनका मतलब उनके प्रति उत्तरदायी रहे, या फिर उनको आंसर करे कि हाँ भाई उनकी एजुकेशन अच्छे से हो रही है कि नहीं, उनके उनके राइट्स तो वायलेट नहीं हो रहे, ये ड्रग एडिक्शन तो नहीं हो रहा। तो ऐसी एक बॉडी बनानी पड़ेगी, ऐसा एक एक्ट लाना पड़ेगा। तब 2005 में प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट की शुरुआत हुई, और 20 जनवरी, ये डेट याद रखना, 20 जनवरी 2006 को, रेड कलर से देता हूं, 20 जनवरी 2006 को एक एक्ट पास हुआ जिसका नाम था कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट। एक कमीशन बनाना है चाइल्ड राइट का, लेकिन इसकी मान्यता कहां से आएगी? जब ये एक्ट पास होगा। तो एक्ट कब पास हुआ? 2020 जनवरी 2006 को ये एक्ट पास हुआ। अब एक्ट पास हुआ तो एक्ट में क्या लिखा था? एक बॉडी बनानी है। तो वो बॉडी जो है, जिसको हम नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स बोलते हैं, ये 5 मार्च 2007 को बनी। 5 मार्च 2007 को बनी। तो आपने पूरी कहानी समझी? पूरी कहानी मैं आपको एक व्हाइट पन्ने पे लिख के बता देता हूं तो आपको आसान रहेगा। 1924 में लीग ऑफ नेशन ने बोला कि बच्चों के प्रति हमें बढ़िया काम करना चाहिए। फिर यूनाइटेड नेशंस ने 1959 में इसको अडॉप्ट किया कि हाँ भाई, अडॉप्ट किया कि हाँ भाई ऐसा कुछ होना चाहिए। फिर यूनाइटेड नेशंस ने 1989 में एक कन्वेंशन बनाया कि भाई हमें, ये कन्वेंशन बनाया या आपकी सहूलियत के लिए आप समझ लो रूल्स बनाए, हर कंट्री को ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे अगर उनका अपने बच्चे को, मतलब अपने बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए, एक हेल्दी फ्यूचर देने के लिए। ठीक है, 1989। अब इस कन्वेंशन में 1992 में इंडिया जुड़ता है कि हाँ भाई हमें भी अपने बच्चों को स्वस्थ रखना है। इंडिया जुड़ता है। इंडिया फिर कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 लेके आता है। ठीक है, 2005 का एक्ट लेके आता है, और इससे एक बॉडी का जन्म होता है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। तो यहां से हमारी एक बॉडी बनती है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। अब ये नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स कैसे बनी? क्योंकि इस एक्ट में लिखा था। अगर कोई बॉडी एक्ट में लिखी हुई होती है और वो बनती है तो उसको स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ। मुझे लगता है मैंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है ये। ठीक है, अब देखो बच्चों की बात आती है तो चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंदर इसको आना चाहिए। तो ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसी के अलावा एक स्टार न्यूज करके बताना चाहूंगा मैं कि अभी अभी क्या हुआ है ना, कि देखो कुछ एरियाज होते हैं जो रिलीजियस होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कोई कोई एक, जैसे बनारस का कोई एरिया, वो रिलीजियस एरिया है, तो उसके 5 किलोमीटर के अंदर आपको मांस, मच्छी, शराब, मदिरा, ये सब चीजें नहीं मिलेंगी। तो ऐसे ही कुछ एरियाज होते हैं जिनको चाइल्ड प्रोटेक्शन एरियाज का दर्जा दिया जाता है। उस चाइल्ड प्रोटेक्शन एरिया का दर्जा अभी अभी सांची स्तूप को मिला है। तो आप मध्य प्रदेश का एग्जाम दे रहे हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट खबर हो जाती है कि अभी अभी चाइल्ड प्रोटेक्टेड एरिया का जो दर्जा है वो किसको मिला है? तो वो सांची स्तूप को मिला है। अब इसका हेडक्वार्टर कहां है? तो ऑब्वियसली बात है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। देखो मैं आपको बताऊं, दम कहां लगानी है, इसमें दम नहीं लगानी, क्योंकि आप वैसे ही गैस कर लोगे। आपको झूठ भी नहीं बोला जा सकता कि चाइल्ड मिनिस्ट्री, जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है, ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर है, नहीं।
बहुत क्लियर है कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर है। हेडक्वार्टर आपको याद नहीं करना है क्योंकि सबका ही हेडक्वार्टर दिल्ली में होता है, ठीक है। हाँ, आपको ये याद रहना चाहिए जो इसके पहले चेयरमैन थे वो शांता सिन्हा साहब थे, और अभी के जो चेयरमैन है वो प्रियांक कनुंगो जी हैं। प्रियांक कनुंगो जी हैं, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये याद रखना। ये याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पहला और अभी के चेयरमैन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 की, तो इसमें क्या क्या है, ये इसका एम क्या था। एम तो आप समझ गए होंगे कि बच्चों की भलाई इसका एम है, लेकिन फॉर्मल लैंग्वेज में भी तो थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा कि इसका एम क्या था। तो देख लीजिए, it ensures that all laws, policies, programs, and administrative mechanism are in consonance with the child right perspective as enshrined in the Constitution of India and the United Nations Convention on the Rights of the Child. इस बॉडी का एम क्या है या इस एक्ट का एम क्या था कि ऑब्वियसली यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन की वजह से ही तो हमने ये बनाई थी ना, ये एक्ट लाए थे। तो आपको नहीं लगता इस एक्ट का मेन पर्पस क्या है कि जो कन्वेंशन में लिखा है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन में लिखा है, उस बात की पूर्ति हो। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चाइल्ड के लिए, बच्चों के लिए जो बढ़िया बढ़िया चीजें लिखी हुई हैं कि डीपीएसपी में कि आपको 0 से 6 इयर्स तक एजुकेशन देनी है, 6 से 14 इयर्स तक की फ्री एजुकेशन होगी, आपको राइट ऑफ फ्रीडम है कि आप कहीं भी जाके पढ़ सकते हैं, राइट टू लाइफ है कि आप हॉस्टल में, मतलब आप समझ रहे हैं कि आपको अच्छा पानी, अच्छा खाना, अच्छी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। ये सारी चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है। तो ये बॉडी का काम क्या है कि जो भी कन्वेंशन में चीजें लिखी है उसको असलियत में लाना, और जो कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें लिखी है उसको असलियत में लाना। आपको नहीं लगता एक बहुत जरूरी बॉडी है, एक बहुत जरूरी एक्ट था, एक्ट से बॉडी बनी। अब इस एक्ट के तहत एक चीज याद रखिएगा, इन लोग जो चाइल्ड है ना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है 6 से 14 साल तक के बच्चे, है ना। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मेजरली इस कैटेगरी को चाइल्ड के अंदर रखता है, लेकिन इंटरनेशनल में तो कुछ भी हो सकता है। तो दैट इज वाई जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन में लिखा है ना, उसके तहत हमने इस एक्ट में बच्चों की जो एज है वो 18 साल तक मानी है कि अगर कोई 0 से 18 साल तक का बच्चा है, अगर कोई 0 से 18 साल तक का इंसान है, तो उसको मैं चाइल्ड बोलूंगा, उसको मैं चाइल्ड बोलूंगा। ये बहुत जरूरी है, कई जगह आ सकता है कि अपर लिमिट ऑफ चाइल्ड क्या है, 14, 16, 18, 21 क्या होती है। शादी की उम्र 21 साल है, बहुत अच्छी बात है। हैजार्डियस फैक्ट्री में काम करने की उम्र 14 साल है कि 14 साल से नीचे के बच्चे हैजार्डियस फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते, जैसे केमिकल्स हो गई, बम की हो गई, कारखाने हो गए, नहीं कर सकते। 14 से 18 साल के बच्चे कर सकते हैं, लेकिन समझ लो आप काम कर सकते हो। सॉरी, 14 साल के बच्चे, नीचे के बच्चे तो काम ही नहीं कर सकते। 14 से 18 साल के बच्चे सिर्फ हार्डवेयर फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते, बाकी छोटी छोटी जगह काम कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एक बहुत अच्छा किस्सा बताऊंगा, ठीक है। पहले ये चीज याद रख लो कि बच्चों का डेफिनेशन क्या होता है, बच्चे होते हैं 0 से 18 साल तक। और इस एक्ट में क्या क्या था, ये एक्ट बहुत जरूरी है। देखिए 15 बॉडीज है, 15 एक्ट होंगे, 15 बॉडीज है, उसमें से भी 7 बॉडीज आपकी एक्ट के तहत बनी है। तो इन एक्ट में क्या लिखा हुआ है ये आपको जरूर पता होना चाहिए। 7 एक्ट है, अगर आप देखिए नॉर्मल पढ़ेंगे तो नॉर्मल 60-70 मार्क्स स्कोर करेंगे, लेकिन वो जो एक्स्ट्रा 10 नंबर होते हैं ना, वो इन्हीं से आते हैं कि आपने एक्ट पढ़ के गए हो, एक्ट के सेक्शंस याद हैं आपको, ठीक है। चलिए, तो इस एक्ट में क्या क्या लिखा हुआ है, कितने चैप्टर से, 7 चैप्टर है, और कितने सेक्शन है ये बहुत जरूरी हो जाता है। 37 सेक्शन है, 37 सेक्शन है, ये आपको याद रखना। आप सेक्शन हम 1 बाय 1 डील करेंगे। सेक्शन 3(1) के अंदर क्या लिखा हुआ है कि एक कमीशन बनना चाहिए, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। तो ये जो एक्ट आया था ना, इसने 3 बॉडीज बनाने की बात की थी। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, सेकेंड स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, की स्टेट के लेवल पे भी बच्चों का भला होना चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता सबसे ज्यादा भला डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा बच्चों का? मैनेजमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सबसे अच्छा होता है, लोकल होता है, उस एरिया के अकॉर्डिंग होता है। तो इसने तीसरी बॉडी बनाने की भी बात की, डिस्ट्रिक्ट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ये 3 बॉडी बनाने की बात की थी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये तीनों बॉडी के बारे में इस एक्ट में लिखा है, लेकिन हाँ मेजरली नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स पे ध्यान दिया गया, ठीक है। बाकी आप मध्य प्रदेश, आप अगर स्टेट वाली बात करें तो मध्य प्रदेश कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ये भी अगर आप खोल के देखेंगे इनकी वेबसाइट पे कुछ भी नहीं लिखा है। कितनी बड़ी वीकनेस है, आपको नहीं लगता
कितनी बड़ी वीकनेस है कि हमारे भविष्य की बात हो रही है और मध्य प्रदेश में प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स को लेके एक ढंग की वेबसाइट भी नहीं है। कि अगर मान लीजिए कि देखो होता क्या है यहाँ समझो, बाद में मैं इशू डिस्कस करूंगा। मान लो कि कोई बच्चा मुझे गरीब मिला रोड पे, उसके माँ बाप नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, और मुझे जानना है, मुझे कुछ भी नहीं पता है, तो मैं लेकिन पढ़ा लिखा इंसान हूं, मुझे मैकेनिज्म के बारे में नहीं पता है कि मध्य प्रदेश कैसे इन बच्चों को डील करता है। तो मैं क्या करूंगा, इंटरनेट पे जाके डालूंगा प्रोटेक्शन चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन एक्ट, मध्य प्रदेश प्रोटेक्शन एक्ट, या फिर मतलब आप समझ रहे हो चाइल्ड को कैसे डील करे। तो चाइल्ड को कैसे डील करेंगे में सबसे पहले ये चीज आनी चाहिए कि ये एक बॉडी है, नेशनल कमीशन या स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट या मध्य प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, ये चीजें करती है, आपको ऐसे ऐसे ये चीजें करनी है, अगर आपको एक बच्चा मिल रहा है तो ये चीजें, ये पूरा सिस्टम कौन लाएगा, हमें और आपको लाना है। ये चीज आपको समझ में आई, आपको वो चीज करके दिखानी है, आपको ग्राउंड पे वो काम करना है। सिर्फ किताबों में काम नहीं होते बच्चों, आपको ग्राउंड पे काम करना है। आप अगर जा रहे हैं तो आपको वुमेन के लिए काम करना है, डिसेबल्ड लोगों के लिए काम करना है, चिल्ड्रंस के लिए काम करना है, आपको जिसके लिए भी काम करना है ना, वो पन्नों पे कभी नहीं करना है, हमेशा ग्राउंड पे करना है। ग्राउंड पे करना है तो आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि क्या करूं कि एक गरीब बच्चा जो जिसकी माँ एक हाउस होल्ड या डोमेस्टिक वर्कर है, डोमेस्टिक वर्कर मतलब बाई होता है, ठीक है, तो एक डोमेस्टिक वर्कर है, तो अगर डोमेस्टिक वर्कर है मैं कैसे उस बच्चे को उठा सकता हूं, एक अनजान बच्चा जो मुझे रोड पे मिला उसको मैं कैसे डील कर सकता हूं, एक बच्चा जिसको जो किसी बीमारी से जूझ रहा है मैं उसको कैसे डील कर सकता हूं, एक बच्चा जो नशे में धुत होकर मेरे सामने से रोज निकलता है और अपना बचपन बर्बाद कर रहा है, मैं उसकी जिंदगी कैसे सही कर सकता हूं। ये सारे दिमाग आपके, ये सारे थॉट आपके दिमाग में आने चाहिए। और जब ये सारे थॉट आपके दिमाग में आएंगे ना, आपके अंदर एक लीडरशिप आएगी, आपके अंदर एक सोचने का तरीका आएगा, और वो सोचने का तरीका आपको डिफाइन करेगा कि आप कितने अच्छे ऑफिसर हैं। ठीक है, रटने का काम मैं बताऊं 10वीं क्लास का बच्चा रट सकता है, आप बड़े हो तो हो सकता है कि आप ज्यादा रट लो, लेकिन सोच जो होती है, अप्रोच जो होती है, दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट। समझ में आया, आपको वो सोच से डील करना है। चलिए, तो वापस एग्जाम पे आते हैं। तो सबसे पहला सेक्शन बोलता है, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो सबसे पहला सेक्शन बोलता है कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स करके एक बॉडी बननी चाहिए। 3(2) सेक्शन 3 क्लॉज 2 में लिखा हुआ है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्या होगी ये भी हम देखेंगे इस लेक्चर में। इसका हेडक्वार्टर कहां होना चाहिए, ये न्यू दिल्ली में होना चाहिए, न्यू दिल्ली में होना चाहिए, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। और ये काय में दिया हुआ है, सेक्शन 3(3) में दिया हुआ है। ठीक है, सेक्शन आपको रटे होने चाहिए, मैं बता रहा हूं, एक अलग पहचान बनाने का यही तरीका है, आप मेंस के लिए भी तैयार होंगे इसी में। ठीक है, सेक्शन 4 कहता है कि कौन अपॉइंट करेगा, चेयरपर्सन और मेंबर्स को कौन अपॉइंट करेगा, ये भी हम और डील डील अच्छे से देखेंगे। सेक्शन नंबर आप याद रखिए। टर्म्स और ऑफिस ऑफ कंडीशन क्या होगी ये भी हम देखेंगे, सैलरी क्या होगी ये भी हम देखेंगे। शायद यहां पर कुछ गड़बड़ हो गया है। ठीक है, सेक्शन 7 बोलता है कि इनको कैसे ऑफिस से निकाला जा सकता है, ये भी हम देखेंगे। सेक्शन 8 बोलता है मान लीजिए कि कोई पोस्ट वेकेंट है तो उसको 90 दिन के अंदर भरना है, क्योंकि ये चिल्ड्रन से रिलेटेड मैटर है, चिल्ड्रन से रिलेटेड मैटर है, तो ये काफी प्रायोरिटी का मैटर हो जाता है, इंपॉर्टेंट मैटर हो जाता है। तो दैट इज वाई कि पोस्ट खाली नहीं रहनी चाहिए, आपको पोस्ट 90 दिन के अंदर भरनी है। ठीक है भाई, इसके बाद वैकेंसीज कैसे, मतलब कैसे कमीशन काम करेगा, आगे कैसे बढ़ेगा, ठीक है, पावर्स क्या होंगी कमीशन के हाथ में। ठीक है, उसके बाद एनुअल रिपोर्ट किसको दी जाएगी, तो एनुअल रिपोर्ट प्रेसिडेंट को दी जाती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को दी जाती है, ये आपको पता होना चाहिए, ये भी हम इस लेक्चर में डील करेंगे। लेकिन किसको दी जाती है, प्रेसिडेंट को दी जाएगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को दी जाएगी। देखो क्या होता है, दो बॉडीज होती है। अब नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है, अब ये बॉडी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आती है, WCD के अंदर आती है, तो ये अपनी रिपोर्ट भी ना इसी मिनिस्ट्री को देती है। अब मिनिस्ट्री क्या है, मिनिस्ट्री कुछ नहीं है बट सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है, तो इसलिए बोला जाता है कि जो रिपोर्ट है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती है, NCPCR की, नेशनल कमीशन की, स्टेट कमीशन की स्टेट गवर्नमेंट को जाती है, बट गवर्नमेंट को जाती है, एग्जीक्यूटिव यानी प्रेसिडेंट और गवर्नर को नहीं जाती है, डायरेक्ट गवर्नमेंट को जाती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद सेक्शन 17 के अंदर क्या बोला जाता है, सेक्शन 17 ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि स्टेट को भी बनानी है बॉडी, मैंने बताया था ना इस एक्ट के अंदर तीनों बॉडीज बनाने की बात की गई है, इस एक्ट के अंदर तीनों बॉडीज बनाने की बात की गई है। तो ये सेक्शन 3(1) के अंदर दिया हुआ है, इसके बारे में सेक्शन 17 के अंदर दिया हुआ है। सेक्शन 17 क्या बोलता है कि एक स्टेट प्रोटेक्शन, स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स बनना चाहिए।
जस्ट सेकंड में अपना पानी ढूंढ लूं। चलो कोई नहीं। स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सही बात है और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अपॉइंटमेंट कैसी होंगी, टेन्योर क्या होगा, रिपोर्ट्स किसको दी जाएंगी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है ना, वो आता है आर्टिकल 25 चिल्ड्रंस कोर्ट के बारे में, कि आर्टिकल 25 बोलता है कि बच्चों के लिए अलग से कोर्ट बनाने जाने चाहिए। आपको नहीं लगता कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है? आपको नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा स्टेप है? बिल्कुल बहुत बड़ा स्टेप है, क्योंकि देखिए अगर कोर्ट अलग से बनाया जाएगा तो जल्दी केसेस की सुनवाई होगी, जल्दी केसेस की सुनवाई होगी तो जल्दी इन बच्चों को रिजल्ट्स मिलेंगे, जल्दी जल्दी बच्चों को रिजल्ट्स मिलेंगे तो ये अपने करियर पे अपनी हेल्थ पे ध्यान दे पाएंगे और एक अच्छे भविष्य के लिए आगे बढ़ेंगे। वरना अगर ये बच्चा केस के मामलों में, कोर्ट के मामलों में फंसा रहा, तो आपको नहीं लगता है कि इसका उससे जुड़े लोगों का जीवन बर्बाद हो जाएगा? आपको नहीं लगता बीइंग एन ऑफिसर आपको इस चीज के लिए ट्राई करना चाहिए? आपको अगर देखो आपको पॉलिसी बनाने वाली स्टेट पे रखा जाता है तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि यार एक पॉलिसी बनाते समय मुझे क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। समझ में, पॉलिसी बनाते समय आपको इन चीजों का बहुत बड़ा यूज समझ में आएगा, ठीक है। तो सेक्शन 25 बहुत जरूरी हो जाता है। और एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर की भी बात की गई है कि जो बच्चों के हित में, मतलब समझ लीजिए, मान लीजिए कि एक बच्चा है, उसको उसको एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर की जरूरत है। मान लीजिए एक बच्चा है, उसको उसके उसके साथ कुछ गलत हुआ है, आपको नहीं लगता कि एक प्रोसिक्यूटर की जरूरत है? एक मतलब एक किसी इंसान की जरूरत है जो उस बच्चे की मदद करेगा। वो मदद उसको बोलते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है। तो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का प्रावधान का, आप कह सकते हैं का अप्रूवल तो नहीं बोलेंगे, का वैलिडेशन भी नहीं बोलेंगे, इट्स एक्चुअली के बारे में, मतलब एक एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पोस्ट को डिफाइन कर के पोस्ट को भी डिफाइन किया जाता है इस पर्टिकुलर एक्ट में। इस पर्टिकुलर एक्ट में दिया हुआ है कि एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर होना चाहिए, ठीक है, जो बच्चों के ऊपर ध्यान दे। आपको नहीं लगता कि ये एक्ट कितने बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है? फील करो इस टॉपिक को, फील करो यार, तभी पढ़ पाओगे। और हमारे यहां हम जो भी पढ़ाई कराते हैं ना, रटवाना काम नहीं है, आपको समझाना हमारा काम है, ठीक है। आप कमीशन में कौन कौन लोग होते हैं तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कमीशन में चेयरमैन होते हैं और 6 अदर मेंबर्स होते हैं। इन 6 अदर मेंबर्स में अब देखो बात किसकी चल रही है, बच्चों की चल रही है, CHILDREN, बच्चों की बात चल रही है। अब अगर बच्चों की बात चल रही है तो आपको नहीं लगता कि बच्चे को, अगर 18 साल से कम का बच्चा है तो एक लेडी बेटर वे में डील कर पाएगी, क्योंकि एक लेडी माँ होती है, चीजें समझने में हेल्प करती है। मतलब आप कह सकते हैं एक एक 0 से 18 साल की एज में किसी भी बच्चे के लिए उसकी माँ कैसी है वो बहुत मायने रखता है, उनकी बहनें कैसी हैं वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि प्यार, अट्रैक्शन, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ इन चीजों से जरूर डिफाइन होती है। तो इसीलिए यही रीजन है। अब आप ये सोचिए कितना बढ़िया डिसीजन रहा होगा कि जब ये बॉडी बनाई गई तो ये डिसाइड किया गया कि इस बॉडी में एटलीस्ट 2 वुमेन रहेंगी, एटलीस्ट 2 फीमेल मेंबर्स रहेंगी। कितनी बढ़िया बात है, कितना कितना सोच के कितना एक्यूरेट है कि हाँ यार, अगर 2 फीमेल रहेंगी तो इस कमिटी की फंक्शनिंग बेटर होगी, ये बेटर तरीके से काम कर पाएगी कमिटी। तो इसीलिए याद रखिएगा चेयरमैन प्लस 6 मेंबर्स होते हैं और इसमें 2 फीमेल होती हैं, एटलीस्ट 2 फीमेल होती हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप कह सकते हैं कि जो चेयरपर्सन होते हैं ना, चेयरपर्सन के बारे में मैं अलग से डील करूंगा, है ना। हाँ, चेयरपर्सन के बारे में मैं अलग से डील करूंगा। अभी हम ये देख लेते क्या बोलते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो ये सिंपल सी है, साइकोलॉजी। देखो यार, बच्चे हैं, बच्चों को डील करने का तरीका सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी में छुपा है। जो माँ होती है ना, माँ बहुत अच्छे से अपने बच्चे को डील करती है। क्यों? क्योंकि उसने साइकोलॉजी पढ़ा है? नहीं, क्योंकि उसने साइकोलॉजी फील किया है कि कैसे बच्चा जब रोता है तब क्या करना है, अगर खाना नहीं खा रहा है तो क्या करना है, अगर उदास है तो क्या करना है, खुश है तो क्या करना है, क्या सिखाना है क्या नहीं सिखाना है, ये सब माँ करती है, क्योंकि उनके अंदर इनहेरिटेड होती है ये चीज। आप कह सकते हो ना कि मेल और फीमेल में डिफरेंस तो होता है, ठीक है। फीमेल्स में जिस वे से वो डील करती है ना बच्चों के साथ, वो बिल्कुल अलग होता है। और ऐसा नहीं है कि माँ की ममता और सिर्फ भारत का कॉन्सेप्ट है, नहीं, आप वर्ल्ड में किसी भी कंट्री को देख लो, फीमेल के काम करने के तरीके, मेल के काम करने के तरीके अलग होते हैं बच्चों को लेके। तो फीमेल के काम करने के तरीके में साइकोलॉजी इनहेरिट होती है, यानी पहले से मौजूद होती है, इसलिए बच्चा ज्यादा अटैच हो जाता है माँ के साथ, ठीक है। आपका भी सोच के देखना, इसीलिए फीमेल मेंबर्स को रखा गया और इसीलिए चेयरमैन की भी ये क्वालिफिकेशन है कि उनको साइकोलॉजी या फिजियो आप सोशियोलॉजी का, आप कह सकते हैं सोशियोलॉजी के फील्ड से होना चाहिए। तभी वो बच्चों को समझ पाएंगे, तभी बच्चों की दिक्कत को समझ पाएंगे, तभी वो काम कर पाएंगे। समझ में आया? तो ये बहुत ज्यादा जरूरी चीजें हो जाती है, ठीक है। चलो,
अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन की, जो चेयरमैन होते हैं वो कैसे अपॉइंट होते हैं, तो आपको एक तो ये चीज पता होगी कि यार देखो, अपनी रिपोर्ट ये मिनिस्ट्री को दे रहे हैं, तो अपॉइंटमेंट भी मिनिस्ट्री करती है इनकी। तो अपॉइंटमेंट कौन, जस्ट अ सेकंड, आई थिंक देयर इज एन इंपॉर्टेंट कॉल। हेलो, हाँ, जस्ट अ सेकंड गाइस, इट्स एन इंपॉर्टेंट वर्क। तो मैं 2 मिनट कर लूं, बाकी आप लोग अपने डाउट्स बताओ यार। देखो, ये इंटरैक्टिव सेशन होना चाहिए। मैं अलग से एक लाइव सेशन कुछ कंडक्ट करने की कोशिश करूंगा। हमारी ऐप है, ऐप पे आप एग्जाम ओरिजिनल की ऐप पे आओ। हमारे फुल फ्लेजेड कोर्स चलते हैं जिसमें हम 50-50 घंटे के, जैसे पूरा एमपीपीएससी का कोर्स हम 500 घंटे, 400 घंटे, 450 घंटे में ऐसे कवर अप करेंगे। प्री मेंस का मिला के हम थोड़ा और बढ़ाएंगे। तो उसमें बहुत अच्छे डिस्कशंस होते हैं। कंटेंट तो 100-150 घंटे में मैं आपको पढ़ा दूंगा, बट वो जो सोच डेवलप करनी है, मेंस निकालने का जो एटीट्यूड होना चाहिए, प्री में तुक्का मारने का जो एटीट्यूड होना चाहिए, ये सारी चीजें करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, बोलो। नहीं, रिकॉर्ड कर रहे, बोलो। बोलो ना, गाड़ी की चाबी गाड़ी आप ले गए थे? हाँ, देखो देखो उस कमरे में रखी होगी। ओके, सो आई एम बैक। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट काम था। ठीक है, चलिए। तो देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात आती है, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंदर है, तो ऑब्वियसली अपॉइंटमेंट भी वही लोग करेंगे। और अगर विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर है, तो मिनिस्टर ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो रहेंगी, वो तो सिलेक्शन पैनल में रहेंगी ही रहेंगी। क्योंकि आप ये समझिए ना कि जैसे मान लीजिए, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर बनना है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ये एक इंपॉर्टेंट बॉडी है, बच्चों के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट होता है इस बॉडी का। तो यहाँ की जो मिनिस्टर, अब इसकी इसके जो चेयरमैन होते हैं ना, उनकी एक सिलेक्शन की एक पैनल होती है। और जो पैनल को हेड करते हो, वो ऑब्वियसली आपको नहीं लगता कि मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट करेंगी। उसमें क्या इतना सोचने वाली बात है। अपॉइंटमेंट भी मेंबर का, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। ठीक है, 3 लोग होते हैं। जो सिलेक्शन पैनल होती है ना, 3 लोग होते हैं। इसमें एक मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट होती है, और 2 मेंबर और होते हैं। जो चेयरमैन होते हैं उनका कार्यकाल होता है 3 साल 65 वर्ष का। मेंबर्स होते हैं, उनका कार्यकाल भी होता है 3 साल 60 वर्ष का। तो ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। सोच के पर्सपेक्टिव से तो मैं आपको करा ही रहा हूँ, बट उनका कार्यकाल कितना होता है, चेयरमैन से थोड़ा कम रहेगा। चेयरमैन का यूजुअली 65 होता है, और मेंबर्स का यूजुअली 60 रहता है, कहीं कहीं 62 हो जाता है बस। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आखिरी में मैं आपको एक टेबल भी दूंगा, उस टेबल को आप रट लोगे तो प्रीलिम्स में कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, रीअपॉइंटमेंट हो सकता है, जी हाँ बिल्कुल हो सकता है, रीअपॉइंटमेंट किया जा सकता है। कितनी बार, सिर्फ 2 बार। तो ये याद रखिएगा, 2 बार रीअपॉइंटमेंट हो सकता है। मतलब इस बार बने, एक और बार बन सकते हैं, तीसरी बार आप नहीं बन सकते हैं। ठीक है, रिपोर्ट ऑब्वियसली बात है कि अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, तो रिपोर्ट भी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगी। अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, तो रिमूवल भी सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। तो अगर मैं देखूं, तो पूरी एनसीपीसीआर जो बॉडी है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के आसपास रिवॉल्व करती है। बस, कुछ भी नया था नहीं था, इसमें कुछ भी याद रखने में दिक्कत है नहीं। टेबल से याद रखना मैं आपको ट्रिक सिखा दूंगा। अभी सिर्फ लॉजिक, अभी सिर्फ फील करो ये पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है,
चलो, पावर्स और फंक्शंस क्या होते हैं, तो आपको कुछ चीजें आइडिया तो लग गई होंगी। पावर वो होगी जिसमें चाइल्ड का भला करना है, अच्छी पढ़ाई, ये वो। तो देखते हैं प्रेजेंट रिपोर्ट्स। देखो, सबसे पहली बात है कि रिपोर्ट्स देनी है कि क्या चल रहा है बच्चों के प्रति। जैसे एक रिपोर्ट है, मैं आपको बताऊंगा, राजस्थान में एनसीपीसीआर की रिपोर्ट है कि राजस्थान में पिछले 5 सालों में, अभी की रिपोर्ट है 2 महीने पहले की, 5 सालों में सबसे ज्यादा क्राइम्स हुए हैं बच्चों के अगेंस्ट। सबसे ज्यादा क्राइम्स हुए हैं या सबसे ज्यादा रिपोर्टें राजस्थान में दिखाई गई हैं चाइल्ड क्राइम्स की। समझ में आया? बच्चों के अगेंस्ट जो क्राइम्स हुए हैं वो राजस्थान में सबसे ज्यादा हुए हैं। ये रिपोर्ट देना सेंट्रल गवर्नमेंट को, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ एक्शन लेगी। राजस्थान का जो स्टेट प्रोटेक्शन कमीशन फॉर क्या स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट है, उनसे बात करेगी, चीजें होंगी, एग्जीक्यूटिव बॉडी बनेगी, फिर काम चालू होगा। लेकिन काम चालू होने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि काम करना क्या है। काम करना क्या है ये एनसीपीसीआर बताता है कि भाई ये काम करने हैं आपको। जो क्राइम्स बढ़ रहे हैं ना सबसे ज्यादा, अगर आपके पास 10 रुपए है ना, तो 10 रुपए राजस्थान में इन्वेस्ट करो रादर देन मध्य प्रदेश के, क्योंकि मध्य प्रदेश में कम क्राइम है एज कंपेयर टू राजस्थान। समझ में आया? एक एक प्रोसेस बनेगी, कि स्ट्रैटेजी बनेगी कि ऐसे काम करना है, फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है। तो एक एक चीज बनेगी, एक इकोसिस्टम बनेगा। ऐसा नहीं कि कहीं भी पैसा डाल रहे हैं, कहीं भी बॉडी खोल रहे हैं, नहीं। पाथ, कम पैसे में इफेक्टिव काम, यही आपको ऑफिसर बनने के पहले सीखना है, बनने के बाद भी सीख सकते हो। ठीक है। Examine and review the safeguard provided by any law for the protection of child rights and recommend measures for the effective implementation। बिल्कुल नॉर्मल सी चीज है कि कोई लॉ बोल रहा है कि बच्चों के प्रति ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो ये देखो कि वो हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं लागू हो पा रहा तो उसको लागू करवाओ। ठीक है। इंक्वायर इनटू द वैल्यूएशन ऑफ द चाइल्ड राइट्स। बच्चों के अगर हक कहीं खो रहे हैं या बच्चों से कहीं उनके हक छीने जा रहे हैं, तो उसके प्रति कार्यवाही करना। Examine all factors that inhibit the enjoyment of the rights of the children affected by the terrorism। अब ये और चीज करते हैं, जैसे मान लीजिए कि कश्मीर है, ठीक है, एक एक मूवी आई है कश्मीर फाइल्स करके, कश्मीर फाइल्स करके, देख लीजिएगा, अच्छी पिक्चर है, डायरेक्शन अच्छा लगा मुझे, मूवी का कॉन्सेप्ट तो ठीक ही लगता है। देखो, हर मूवी में ज्यादा कम करके बताया जाता है माहौल खींचने के लिए। मूवी को कभी भी कोई डायरेक्टर एज सोशल सर्विस यूजुअली नहीं बनाता है। मैं ये नहीं बोल रहा कभी नहीं बनाते, बनाते हैं लोग, लेकिन बहुत कम होता है वो। तो सोशल सर्विस के पर्सपेक्टिव से बनाई गई पिक्चर अलग ही होती है, उसमें ज्यादा पैसा नहीं होता। ऑब्वियसली बात है कि आपने सोशल सर्विस के लिए बनाई है तो आप ज्यादा ज्यादा डिमांड नहीं करेंगे, आप ज्यादा ग्रीड में नहीं रहेंगे कि इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा। जब आप ग्रीड में नहीं रहेंगे तो आप लगाते भी नहीं है। आप सोशल सर्विस के लिए बना रहे हैं, लेकिन अपनी जेब से सारा पैसा थोड़ी लगा देंगे। तो वो चीज क्लियरली समझ में आ जाती है डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले से, कि कोई भी पिक्चर सोशल सर्विस के लिए बनी है कि नहीं। और अगर नहीं बनी है तो उसमें ताम झाम मिर्च मसाला जरूर होगा। तो देखो, मैं देखने को मना नहीं करता, लेकिन अपना अपना दिमाग जरूर रखो। ऐसा बहुमत में आजकल देख रहा हूं, मतलब आप ये समझो कि इतने पॉजिटिव इतने नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं। बिल्कुल कश्मीर फाइल्स के बारे में इलॉजिकल चीजें बोली जा रही है, कुछ बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ बहुत नेगेट कर रहे हैं। तो इन बातों में मत बहो, ये एक पिक्चर है, पिक्चर की तरह लो। अगर आपको सच में इस चीज के बारे में जानना है तो डॉक्यूमेंट्स पढ़ लो। ठीक है। जो मतलब एक बहुत छोटा सा डिस्कशन हुआ था मेरा अपने एक सीनियर से, कि मान लीजिए कि मतलब वो उनको लोगों को लगने लगा है कि जो नॉलेज है ना वो मूवीज से आ रही है, मूवीज नॉलेज दे रही है, जबकि ऐसा नहीं होता। मूवी आपको आपको एक क्लाइमैक्स देती है, आपको मजा देती है कि हाँ भाई ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। आपका पिक्चर का जो क्लाइमैक्स है ना वो बहुत बहुत तरीके से, मतलब आप कह सकते हैं टेम्पर्ड रहता है, कि ये करेंगे तो अच्छा लगेगा, मतलब ऑडियंस को ये करेंगे तो अच्छा लगेगा। आपको अगर सच में नॉलेज लेना हो ना, तो आप किसी ऑथेंटिक न्यूज चैनल को देखो या ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स पढ़ो, मैं तो बोलूंगा उसमें आपको असली चीजें पता चलेंगी। ठीक है। पिक्चर देख लेना। हाँ, तो अब भाई की अब जैसे मान लीजिए कि कम्युनल वायलेंस हो रहा है, कि इससे कम्युनल वायलेंस से मुझे ये चीज याद आई थी। तो कम्युनल वायलेंस हो रहा है, दंगे हो रहे हैं, कलामिटी आ गई, अर्थक्वेक आ गया, इन केसेस में बच्चों के साथ क्या होना चाहिए? बच्चों को खाना, रहना, शेल्टर ये मिलना चाहिए। ठीक है, रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन। तो ये भी कौन देखता है? अपने एनसीपीएससीआर भाई साहब देखते हैं। ठीक है। और इसके अलावा आप कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई 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 बोलते हैं ना स्पेशली एबल्ड है, स्पेशली एबल्ड चाइल्ड है, मतलब मान लीजिए कि कुछ बच्चे जो चल नहीं पाते हैं, तो अब उनको डिसेबल्ड नहीं बोलते, उनको स्पेशली एबल्ड बोलते हैं। बहुत अच्छा टर्म है कि वो डिसेबल्ड क्या होता है कि वो कोई काम नहीं कर सकते, स्पेशली एबल्ड होता है कि वो कुछ अलग से काम कर सकते हैं। ठीक है। तो ये माना गया है कि जिनके अंदर थोड़ी सी डिफॉर्मिटीज होती हैं या जिनके अंदर दिक्कतें होती है ना, ये लोगों के अंदर इनका मेंटल स्ट्रेंथ डिफरेंट होता है, ये किसी कई और लेवल पे काम करने के लिए रेडी होते हैं।
ठीक है, तो इसलिए इनको एक टर्म दिया गया स्पेशली एबल्ड, स्पेशली एबल्ड, SPECIALY, स्पेशली एबल्ड, एबल्ड कि ये कुछ अलग काम कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद, ठीक है, इसके बाद बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान देना है। ठीक है, ये सारी चीजें। अगर मैं पावर की बात करूं तो पावर की बात क्या रहती है कि जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है ना, इनके पास सिविल कोर्ट्स की पावर रहती है। मैं एक लेक्चर अलग से बना दूंगा कि सिविल कोर्ट की पावर क्या रहती है, क्योंकि बहुत सारी बॉडीज होती है जिनके पास सिविल कोर्ट्स की पावर होती है। आपने हजारों जगह पढ़ा होगा कि सिविल कोर्ट्स की पावर होती है, बट क्या होती है ये पावर, क्या कर सकती है ये बॉडी? हाँ है, सिविल कोर्ट्स की पावर है तो है, लेकिन अगर है तो क्या कर सकती है ये बॉडी, वो भी तो आपके अंदर मन में कहीं ना कहीं ये डाउट आता होगा। अगर मन में ये डाउट आता है तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि सिविल कोर्ट्स की पावर क्या होती है। देखेंगे, रट लेना ये जो चीजें हैं। अब जैसे मैंने बताया ना कि एनसीपीसीआर है, मान लीजिए कि चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कुछ गलत हो रहा है किसी बच्चे के साथ, तो ये बॉडी कर सकती है, ये बॉडी उस केस को डील कर सकती है कि हाँ भाई मैं बताऊंगा कि क्या गलत हो रहा है। ठीक है, अगर मान लो कि मतलब बहुत बहुत सिंपल सा है, एक XYZ एक्ट है, मैं मतलब नाम तो नहीं याद आ रहा मुझे, नाम है भी नहीं ऐसा कुछ, XYZ एक्ट है, इसके तहत अगर बच्चों के अंदर कुछ हो, बच्चों के साथ कुछ गलत हो रहा है, तो जरूरी नहीं कि एनसीपीसीआर उसको देखे। आप ये चीज समझ रहे हो, जरूरी नहीं कि एनसीपीसीआर एक बॉडी है चाइल्ड के फेवर में काम करने वाली, तो वो चिल्ड्रन का हर मैटर देखे, नहीं, कुछ एक्ट के तहत अगर वायलेशन होता है तो ही देखती है। तो आप ये 5 चीजें याद कर लीजिएगा, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, पॉक्सो एक्ट, पॉक्सो नहीं होता है, पॉक्सो होता है। ठीक है, अभी अभी एक अमेंडमेंट आया था जिसमें अगर आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी में फंसते हैं तो आपको 20 साल की सजा होगी, ये अभी अभी आया था, रिसेंटली आया है। अगर आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी में फंसते हैं तो आपको 20 साल की सजा होगी। ठीक है, तो ये चीज समझिए, आपके 5 एक्ट होते हैं जिनके तहत अगर बच्चों के साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसकी कार्यवाही जो है वो एनसीपीसीआर करेगी। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ठीक है, अब एक इनिशिएटिव, अब एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा यहां पर, नोट डाउन कर लो, IMP, हर मिनिस्ट्री की आपको जो 15 बॉडीज है ना, इन 15 बॉडीज की वेबसाइट चेक करनी है, वेबसाइट चेक करनी है। उसका रीजन मैं बता रहा हूं, क्वेश्चन डायरेक्टली वहीं से बनेगा। वेबसाइट चेक करनी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। यूपीएससी सवाल पूछ चुका है और यूपीएससी के ट्रेंड पे जा रहा है एपीपीएससी, बिल्कुल हो सकता है, ये मौका है, अभी आप ग्रैब कर लो। तो इनका एक इनिशिएटिव है सहारा इनिशिएटिव। सहारा इनिशिएटिव क्या बोलता है, अरे सहारा इनिशिएटिव क्या बोलता है, ध्यान से देखना, कि अगर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, इसका कोई पर्सनल है, इसका कोई जवान है, जवान या कोई भी मेंबर, अगर वो शहीद हो जाते हैं, ठीक है, तो इनके बच्चों की जो केयर है, देखो अल्टीमेटली काम तो ये चाइल्ड से रिलेटेड करेगा, तो इनके बच्चों की जो केयर है ना, वो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स करेगा। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स करेगा अंडर द स्कीम ऑफ सहारा। सहारा का फुल फॉर्म क्या है, सपोर्ट एक्शन एंड होलिस्टिक अप्रोच टू बिल्ड रिजाइलेंस अमंग द चिल्ड्रंस ऑफ द आर्म मार्टियर्स। इसका क्या मतलब है कि एक ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, स्ट्रेंथ देनी है उन बच्चों को जो हमारे शहीदों के बच्चे हैं, उनके एक अच्छे फ्यूचर के लिए, अच्छे भविष्य के लिए हमें काम करना है। तो उसका इनिशिएटिव का नाम है सहारा इनिशिएटिव, और ये नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स करता है। ठीक है, टोल फ्री नंबर अगर आप देखा जाए तो टोल फ्री नंबर ये है, आपको याद करना, आप याद कर लीजिए, नहीं करना मत करिए, बट हाँ पता होना चाहिए, ये मेंस में लिखने के काफी काम आता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या होता है, बेसिकली बताया जाता है कि आपको कैसे आगे आगे पढ़ना है, किस स्कूल में जाना है। अगर मान लीजिए कोई कोई बेसिकली बीएसएफ पर्सनल जो शहीद हो गए उनका बच्चा है, तो उनके बच्चों को टेली काउंसलिंग दी जाती है। तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, लेकिन नहीं पता है क्योंकि आप तो कंटेंट रटने में लगे हुए हो, आप तो रट्टा मारने में लगे हुए हो, ये किताब वो किताब, ये नोट्स ले लो वो नोट्स ले लो। आप बेसिकली देखो कि कंटेंट क्या है, अपडेशन क्या है, काम क्या है, कितना बढ़िया इनिशिएटिव है। अब देखो, फाइनेंशियल पावर्स की जब बात आती है, मान लीजिए कोई बच्चा गरीब बच्चा है, वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, तो क्या एनसीपीसीआर पैसे देके उसको पढ़ा सकती है? नहीं पढ़ा सकती। ये कितनी बड़ी दिक्कत है कि चाइल्ड के हित में मैं काम कर रहा हूं लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। ये तो वही बात हो गई कि आपको एक मतलब आप ये समझिए, आपने मिस्टर इंडिया देखी है? मिस्टर इंडिया देखिए, मिस्टर इंडिया बच्चों को रखता है अपने साथ,
लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते हैं। समझ में आया? उसके पास पैसे नहीं होते उनको खिलाने के लिए भी। आपको नहीं लगता कि ये कैसी गंदी कंडीशन है कि मैं काम करना चाह रहा हूं, मैंने स्ट्रैटेजी भी बनाई, मेरी सैलरी मुझे मिल रही है, लेकिन मैं अपनी सैलरी से, देखो यार ऐसा नहीं होता है कि जो, मतलब मैं अगर एनसीपीसीआर में काम करूंगा तो मैं अपनी सैलरी से थोड़ी बच्चों को पढ़ाऊंगा। मेरी सैलरी तो, मतलब आप ये समझिए कि मेरा कंपनसेशन है, जो काम कर रहा हूं मैं उसका है, लेकिन बच्चों के बेनिफिट के लिए तो एक एक फंड होना चाहिए ना। वो फंड एलोकेशन होता है तो बहुत धीरे होता है, बहुत कम होता है, और फ्री हैंड नहीं रहता। मतलब एनसीपीसीआर के पास पैसा नहीं है खर्च करने के लिए। जो हम बोलते हैं ना बजट के स्टार्टिंग में, कुछ इन बॉडीज का बजट बढ़ाना चाहिए ताकि ये, मतलब ये इंप्लीमेंट कर सके उस पैसे को, उस पैसे को बच्चों के हित में यूज कर सके। ठीक है। इसके बाद जो पोस्ट होती है ना वो वेकेंट होती है, कभी भर रही है कभी नहीं भर रही है, कभी मेंबर्स है, कभी 6 की जगह 2 मेंबर्स है, 4 मेंबर्स है। क्या ये चीज, ये है बच्चों का भविष्य, हमारे भविष्य के लिए क्या हम ये इस लेवल पे एप्लीकेशन कर रहे हैं? क्या इस लेवल की हम एक कमेटी बना रहे हैं जिसमें लोग ही नहीं है? बहुत सोच समझ के चेयरमैन प्लस 6 मेंबर्स को रखा गया, बट वो 6 मेंबर्स और चेयरमैन हर समय मौजूद क्यों नहीं होते? मैंने नेट पे इतनी जगह छानने की कोशिश करी, मुझे मेंबर्स के नाम तक नहीं मिले। आपको नहीं लगता कि कितनी बड़ी दिक्कत है ये? मैं तो यार आपको पढ़ाने के लिए ये नाम ढूंढ रहा था, लेकिन मान लीजिए किसी इंसान को सच में कांटेक्ट करना है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स को, आपके सीनियर मेंबर्स तक पहुंचना है, आपको एक किसी कुछ, मतलब एक ग्रुप ऑफ, जैसे मान लीजिए मेरे पास 25 बच्चे 30 बच्चे हैं, और मुझे मुझे कुछ करना है, मुझे मुझे क्लियरिटी नहीं है कि मैं इन बच्चों के साथ, इन बच्चों के भविष्य के लिए मैं क्या करूं। तो क्या मैं नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स जा सकता हूं कि नहीं? जा तो सकता हूं भाई, यही तो काम है उनका, लेकिन कैसे पहुंचूं उन तक? कैसे पहुंचूं उन तक मैं, जब डिटेल्स ही क्लियरली नहीं दी हुई हो, चीजें ही मुझे नहीं पता हो, वेबसाइट ही प्रॉपरली मेंटेन्ड नहीं हो, कैसे मैं पहुंच पाऊंगा उन तक? आपको नहीं लगता? इंपॉर्टेंट है, सोचने वाला विषय है। ठीक है। तो सोल्यूशन, जब भी देखो कभी भी कुछ चीज का प्रॉब्लम आएगा तो हमेशा सोल्यूशन जरूर देना। प्रॉब्लम तो 10 गिनाने वाले वही बात है, फूफा जी थोड़ी हो आप। फूफा जी, जो फूफा जी कम्युनिटी होती है वो बेसिकली ये चीज करती है कि ये नहीं किया, नमक कम था दाल में, दही बड़े में मजा नहीं आया। देखो मजा नहीं आया ठीक है फूफा जी, लेकिन ये भी तो बनाओ कि लीडरशिप लो। जब आप इतना इतना बोल रहे हो तो लीडरशिप लो और नमक डलवा लो उसमें। आप भी तो घर के ही हो, आप करवा लो। तो सिमिलरली अगर आप लीडरशिप में हो, आप अगर लीडरशिप में हो तो गलतियां नहीं गिनानी है कि ये दिक्कत है वो दिक्कत है। ठीक है, गिना भी दो, गिनाना तो काम है, गलतियां नहीं गिनाएंगे तो लोगों को पता कैसे चलेगा? गलतियां गिनाओ, लेकिन सोल्यूशन भी दो कि फास्ट ट्रैक कोर्ट होने चाहिए, सेमिनार्स होनी चाहिए, बच्चों को उनके हक पता होना चाहिए। सेकेंडली पेरेंट्स को अपने बच्चों के हक पता होना चाहिए, उसके लिए सेमिनार करवानी चाहिए, अवेयरनेस कैंपेन चलवाने चाहिए। ठीक है, इतना डिजिटल मीडिया का इतना बड़ा सपोर्ट है आज की डेट में इंडिया में, आपको नहीं लगता कि कैंपेन्स बहुत इजीली रन कर सकते हैं? कर सकते हैं यार, चलाओ तो, करने की कोशिश तो करो। ठीक है, कर रही है सरकार, ऐसा नहीं है कर रही है, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ धीरे धीरे चीजें होंगी। बट आपको पता होना चाहिए कि दिक्कत क्या है और सोल्यूशन क्या होते हैं। ठीक है, लिखे हुए हैं, आप कर सकते हो। देखो मेरी आदत ये नहीं है कि जो लिखा हुआ है मैं पढ़ पढ़ के आपको बताऊं। मैंने देखा कुछ फैकल्टीज को, फोकस ऑन अवेयरनेस ऑफ सच बॉडीज वाया इंटीग्रेटिंग देम इन स्कूल करिकुलम। तो इसका मतलब है बच्चों ऐसे पढ़ाते हैं यार, वो इंग्लिश पढ़ेंगे और फिर हिंदी में उसका ट्रांसलेशन करके बताएंगे? नहीं, लॉजिक, लॉजिक पे ध्यान दो, लॉजिक पे ध्यान दो। ठीक है। अब हमारा स्पेशलिटी जो रहती है न्यूज, तो जल्दी जल्दी न्यूज देख लेते हैं, कोई बहुत बड़ी न्यूज नहीं है इससे रिलेटेड। कुछ एक्टिविस्ट थे, वो डिमांड कर रहे थे कि कोविड में बच्चों के साथ बहुत, मतलब आप ये समझो कि बच्चों का स्कूल छूट गया, गरीब परिवार के बच्चों का तो बिल्कुल ही छूट गया स्कूल। ठीक है, और आप देखोगे ना सच में छूटा है यार, बहुत बहुत बुरी कंडीशन है। इन बच्चों को वापस वापस ऊपर खींचने के लिए फंड्स की जरूरत है, फंड्स की जरूरत है। तो उस फंड्स को एलोकेट क्यों नहीं किया जा रहा? कुछ कुछ एक्टिविस्ट्स हैं जो इसके फेवर में काम कर रहे हैं, ये न्यूज शायद आपके काम आ जाए मेंस में। चाइल्ड राइट्स की जो पैनल होती है, उन्होंने क्या बोला है, चाइल्ड राइट्स की पैनल ने क्या बोला है कि देखो हमें काम करना पड़ेगा, जो ड्रग्स है ना या सिगरेट हो गई या ये चीजें हो गई, इनका बहुत ज्यादा यूज चल रहा है टीनेजर्स में, बहुत ज्यादा यूज चल रहा है टीनेजर्स में। इसको कम करना है, इसको कम करना है। कम कैसे करेंगे उसके बारे में डिस्कशन होना चाहिए। ये बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है मेंस का, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है ये मेंस का। इसके बाद तमिलनाडु ने एक बहुत अच्छी बात करी। क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई बच्चे हैं, वो जा रहे हैं, अब स्कूल जा रहे हैं, फीस नहीं दे पा रहे, भाई उनके बच्चों का थोड़ी कसूर है यार।
बच्चों का हक है पढ़ना, और बहुत गर्व की बात है कि उनके माँ बाप उनको स्कूल भेज रहे हैं। बट हो सकता है 10 महीने फीस देने के बाद 11वें महीने उनसे नहीं बन पा रहा, कोविड की वजह से। अनऑर्गेनाइज सेक्टर, मतलब आप समझ रहे हो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब मान लीजिए किसी होटल में काम करते, निकाल दिया, बंद हो गया होटल, यार एकदम से कैसे फीस आएगी, आप खुद समझिए ना। आपको क्या लगता है कि इस वजह से बच्चों को ड्रॉप, मैं ये नहीं बोल रहा कि फ्री में पढ़ाना चाहिए, मैं कभी नहीं फ्री एजुकेशन को सपोर्ट करता हूं, उसका रीजन है, पहली चीज कि जो लोग इतनी मेहनत करके उस मुकाम तक पहुंचे हैं, अगर आप चाहते हो तो ठीक है, लेकिन मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, मैंने इतनी पढ़ाई करी, मैंने मेहनत करी, मेरी भी फैमिली है, उनके भी ड्रीम्स है, ठीक है। मैं अपनी जॉब, मेरी जॉब जो थी, मतलब ये बहुत अच्छी हाई पेइंग जॉब थी, आप ये समझ लो 7 डिजिट होती है, कितनी होती है, मेरी 6 डिजिट की मंथली सैलरी थी, 6 डिजिट्स की मंथली सैलरी थी, रुको भाई, 5 डिजिट्स की थी, 6 डिजिट्स की मंथली सैलरी थी, ठीक है, सिक्स डिजिट्स की मंथली सैलरी थी। मैं वो छोड़ के एजुकेशन फील्ड में आया हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी जो लाइफ लीड कॉर्पोरेट में करने वाला था वो मैं एजुकेशन फील्ड में करूँ, क्योंकि मैं बच्चों को सिखा सकता हूँ, उनको एक अच्छा इंसान बना सकता हूँ, आप एक डेवलप्ड, एक पर्सन, एक कॉन्फिडेंट पर्सनल बना सकता हूँ, मैं एक इंसान बना सकता हूँ जो अपने पैरों पे खड़ा हो सके। तो क्या ये गलत है, क्या मुझे ये काम फ्री में ही करना चाहिए, करना चाहिए क्या? और मान लीजिए मेरे जैसे 50 लोग हैं, वो ये काम करना चाह रहे हैं, लेकिन ये काम करो तो फ्री में करो, अगर ये कंडीशन है, तो क्या आपको लगता है वो 50 लोग अपनी जॉब छोड़ के आएंगे? नहीं आ सकते यार, अपनी जॉब छोड़ के, इतनी मेहनत करके उतनी ऊपर पहुंचे, मैं आपको बोलूं कि आप सिलेक्शन के बाद अपनी जॉब छोड़ के एजुकेशन में आओ, आप आ पाओगे? नहीं आ पाओगे, नहीं आ पाओगे आप, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो, कुछ ड्रीम्स देखे हैं आपने, वो ड्रीम्स को पाने के लिए आप मेहनत कर रहे हो, जिसमें कोई बुराई नहीं है, कोई भी बुराई नहीं है। आप एज अ पार्ट टाइम फ्री एजुकेशन दो, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप बोलोगे कि मैं फुल टाइम फ्री एजुकेशन देना चाहता हूं और कुछ नहीं कमाऊंगा, तो आपको नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं आपके हित में नहीं जाएगा? लोग हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम बिल्कुल फ्री में पढ़ाएं, मैं फ्री में पढ़ाऊंगा, मेरे अंदर जो 25 लोग डिजाइनर्स बैठे हैं, टाइपिस्ट बैठे हुए हैं, कंटेंट बनाने वाले लोग हैं, उनको पैसा कहां से आएगा? आपको नहीं लगता उनको पैसा कहां से आएगा? मेरे ऊपर जो, जैसे मतलब मेरी मेरी भी कुछ चीजें, मैंने भी कई लोन्स लेके रखे, उनका पेमेंट कहां से होगा? तो फ्री एजुकेशन आप पार्ट टाइम कर सकते हो, लेकिन अगर फुल टाइम कर रहे हो ना, तो आप फ्री एजुकेशन नहीं कर पाओगे, ये बहुत बहुत रियलिटी की चीज है। मुझे लगता है मैं अपना कंट्रीब्यूशन एजुकेशन फील्ड में ज्यादा दे पाऊंगा रादर देन कॉर्पोरेट वर्ल्ड। सो इसीलिए मैं आया और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की एक्सपर्टीज लेके आया हूं, ताकि आप लोग भी पर्सनालिटी डेवलप करें। समझ में आया? तो इसीलिए मैं ये नहीं बोल रहा कि तमिलनाडु के स्कूल्स को फ्री में एजुकेशन देनी चाहिए, बट हाँ, 2-3 महीने बच्चा पैसे नहीं दे पा रहा तो उसके लिए रुकना चाहिए। ये नहीं कि आप पूरी क्लास के सामने बच्चे को टोक रहे हो, बच्चे को परेशान कर रहे हो, बहुत खराब लगता है बच्चे को। बच्चे के अंदर एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, जो शायद उसकी ग्रोथ को हैम्पर कर सकता है। इतना इतना सोचो तब मजा आएगा कि यार क्यों क्यों मना किया होगा। बच क्या होता है अगर मान लो कि बच्चे को बोल भी रहे हाँ बेटा फीस ले आना कर, उससे क्या होगा? क्या सिर्फ बच्चा सुन लेगा? नहीं, बच्चा सुनेगा, उसको इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा कि यार 5 लोगों के सामने, हो सकता है बच्चों की एज में कम होती है, तो दूसरे बच्चों से बोल दे क्यों तेरे पापा के पास पैसे नहीं है क्या? इस बच्चे से हो सकता है, इस बच्चे जो बच्चा है अपना मिस्टर टेंगू का कॉन्फिडेंस कम हो जाए, ग्रोथ, मतलब उसको स्कूल जाने का मन ना करे, उसका मन पढ़ाई में ना लगे, वो घबराए स्कूल जाने से, मतलब आप समझ रहे हो, उस बच्चे का जीवन खराब हो सकता है। ये मुझे नहीं, आपको सोचना है, ठीक है, ये सोच आपको हर चीज में लानी है, तब मजा आएगा पढ़ने में। इसके बाद जो हमारे प्रियांक कनिंगो साहब है, जो चीफ है एनसीपीसीआर के, उन्होंने बोला कि टोबैको प्रोडक्ट्स पे टैक्सेस बढ़ने चाहिए, और वो सारी ओटीटी प्लेटफॉर्म जिसमें स्मोकिंग दिखाई जा रही है, उन उन पिक्चर पे भी टैक्स, जैसे कोई पिक्चर होती है जिसमें स्मोकिंग दिखा रहे हैं, उन पे भी टैक्स ज्यादा लगना चाहिए। कितनी बढ़िया बात करी है, कितनी बढ़िया बात करी है। देखो, आपको सिगरेट पीनी है, मतलब ये आपका पर्सनल विल होता है, ठीक है, बहुत बहुत अपना पर्सनल कॉल होता है, लेकिन क्या वो पिक्चर पे दिखाया जा सकता है? पिक्चर पे दिखाने की वजह से क्या पता कुछ बच्चे प्रेरित हो जाए उस चीज के लिए? आपको नहीं लगता? बिल्कुल हो सकते हैं भाई, लेकिन अब सिस्टम में दिखा ही रहे हो, तो हाँ, दिखा रहे हो तो कम से कम टैक्स ज्यादा दे दो, ठीक है, तो बच्चों वो जो टैक्स का एक्स्ट्रा पैसा है वो बच्चों के हित में काम आएगा। तो ये जो एक्स्ट्रा टैक्स है ये हम बच्चों के डेवलपमेंट के लिए लगा सकते हैं। कितनी बढ़िया बात करी है, मेरे को तो इतनी इतनी शानदार, वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन लगा था कि हाँ भाई ये करना चाहिए। इसके बाद एनसीपीसीआर ने क्या है ना, चाइल्ड केयर होम्स को जुवेनाइल एक्ट में इंक्लूड करने की बात की गई है। आपने देखा होगा बहुत सारे चाइल्ड केयर होम्स होते हैं, इनके अंदर इतनी गंदी गंदी चीजें चलती है, आप समझो कि रेप हो रहे हैं, बिल्कुल फ्रैंक बात है भाई, रेप हो रहे हैं, सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है बच्चों का, ठीक है, खाना प्रॉपर टाइम पे, माल न्यूट्रिशन हो रहा है, खाना प्रॉपर टाइम पे नहीं दिया जा रहा, फंड्स का करप्शन हो रहा है, जो ओनर्स है वो खा रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये सारी चीजें हो रही है, तो कोई बॉडी होनी चाहिए जो इसको देखे? तो आपको पता होना चाहिए
कि एक जुवेनाइल जस्टिस एक्ट होता है 2015 का, 2015 का ये, हाँ, इसके तहत चाइल्ड केयर होम्स को भी लाना चाहिए। CHILD है, ये नहीं है, CHILD, चाइल्ड केयर होम्स को भी इस एक्ट के अंदर आना चाहिए, अभी नहीं आते हैं। इसके बाद एनसीपीसीआर ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है कि आईआईटीज और आईएम्स के जो एलुमनाइज है, आईआईटीज और आईएम्स के जो एलुमनाइज है, वो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को गाइड करेंगे कि लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है, आगे क्या चीजें होती हैं, क्या टेक्नोलॉजी होती है, या क्या मैनेजमेंट फील्ड में कैसे आपको डेवलप करना है। आपको नहीं लगता कि कितना बढ़िया इनिशिएटिव है? कितना मतलब आई फील कि दिस इज अमेजिंग यार, दिस इज अमेजिंग कि अगर आप अपनी जैसे आईआईटी आईएम्स के लोग, मतलब जैसे सैलरीज बहुत अच्छी होती है आईआईटी आईएम्स की, ठीक है, अगर मैं दिन का 1 घंटा भी बच्चों को पढ़ाने में लगा रहा हूँ, उसका मेरे को कोई पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी सैलरी मेरा बॉस दे रहा है, मैं अपने पर्सनल टाइम में से एक घंटा निकाल के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, विच इज वेल एंड गुड। मुझे लगता है सबसे बेस्ट काम होता है पढ़ाना, ठीक है। इसके बाद बहुत 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 जरूरी आज की चीज है, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते भाई? क्यों नहीं जा रहे? आपको नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा है? आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के प्रति भेदभाव है? और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है भेदभाव करना? नहीं लिखा है, नहीं लिखा है भाई। तो अगर नहीं लिखा है तो क्यों हो रहा है भेदभाव? और अगर भेदभाव हो रहा है तो उसके प्रति कौन सी बॉडी काम कर रही है? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के साथ मिलके एक प्लान चला रहे हैं, जिसमें ट्रांसजेंडर जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस है ना, वो ट्रांसजेंडर को प्रेरित करेगी कि आप अपने बच्चों को, जो मतलब जो बच्चे ट्रांसजेंडर पैदा हो रहे हैं ना, उनको आप स्कूल भेजें। और उन स्कूल के बच्चों का खर्चा या फिर उनका उनका मैनेजमेंट कौन देखेगा? इसके लिए नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स काम कर रही है, ये अभी लागू नहीं हुआ है। लेकिन ऐसा क्यों कि इतनी जरूरी चीज आज तक लागू नहीं हो पाई? 70 साल 75 साल हो गए आजादी का, अमृत महोत्सव बन रहा है 75 साल बाद, लेकिन क्यों ट्रांसजेंडर बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं? कितना बड़ा सवाल है। इन सब सवालों के जवाब आप भी अगर एक लाइन में कमेंट सेक्शन में दे पाए ना, तो जरूर दे। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो ना, तो जरूर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि इस लेक्चर की मदद से लोग अपनी पर्सनालिटी बनाना सीखेंगे, ठीक है। राजस्थान टॉप डेस्टिनेशन होती है एनसीपीसीआर कंप्लेंट की, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एक बहुत बड़ी चीज है बच्चों की मेंटल हेल्थ जो होती है ना, बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं, टीनेजर में डिप्रेशन में चले जाते हैं। बच्चों की जो नींव है ना मेंटल हेल्थ की, वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। इसलिए मेंटल हेल्थ पे स्कूल में करिकुलम में एक कुछ सब्जेक्ट होने चाहिए, और इसके लिए भी एनसीपीसीआर काम कर रहा है। आई जस्ट लव दिस बॉडी यार, एनसीपीसीआर क्या बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि यही तो काम है जो ग्राउंड पे करने हैं? यही काम है जो बेसिक नीड है। बुलेट ट्रेन हमें चाहिए, लेकिन उस बुलेट ट्रेन को चलाने वाला जो स्ट्रॉन्ग माइंड्स है, जो उस बुलेट ट्रेन को डेवलप करने वाले ब्रिलियंट ब्रेन्स है, वो ब्रेन्स कैसे डेवलप होंगे? इन बॉडीज की हेल्प से। इन बॉडीज को फंड मिलना चाहिए, ठीक है। एनसीपीसीआर ने एक और चीज, जैसे अब क्या होता है ना, साइबर सिक्योरिटी में क्या होता है कि बच्चों के हाथ में आ गया मोबाइल फोन, इंटरनेट। 18 साल से कम होते हैं, समझ कम होती है। मैं ये नहीं बोलता ना समझ हो रही है, बट समझ कम होती है। समझ कम होती है, उनको खुद नहीं पता चलता है वो कहाँ साइन अप कर रहे हैं, कहाँ अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कहाँ वो ऐसी चीज में फंस जाते हैं जिससे शायद उनको अपनी जान गंवानी पड़ जाती है। एक गेम आया था बीच में, उस गेम का क्या नाम था यार? ब्लू वेल करके था। ये गेम था, ब्लू वेल नाम था ना। इस गेम की वजह से बच्चों ने सुसाइड किए। ऐसा कैसे हो सकता है कि बच्चे मतलब इतने ज्यादा इंडल्ज हो जा रहे हैं किसी गेम में? ऐसा कैसे हो सकता है इस गेम में बच्चे इतने ज्यादा इंडल्ज हो जा रहे हैं? अगर हो रहे हैं तो कौन होने दे रहा है? ऐसे गेम्स, ऐसी स्ट्रैटेजीज, ऐसी वेबसाइट्स, पोर्नोग्राफी, अब्यूज लैंग्वेज, आप कह सकते हैं ऑफेंसिव लैंग्वेज, इन सब चीजों को भी रोकना बहुत जरूरी है, और उसके लिए भी हमारा एनसीपीसीआर काम कर रहा है। हाँ, तो मुझे लगता है आज का लेक्चर आपके लिए बहुत बढ़िया रहा होगा। आई थिंक ये मेरे वन ऑफ द फाइनेस्ट लेक्चर है। मुझे बहुत मजा आता है एनसीपीसीआर पढ़ाने में, क्योंकि बच्चों से रिलेटेड है और बच्चे पढ़ाई से रिलेटेड है, और मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है, ठीक है। और बच्चों के फ्यूचर से रिलेटेड है, देखते हैं, ठीक है। आप हमारे कोर्सेज, हमारी एग्जाम ओरिजिनल्स की एक ऐप है, आप उस पर जरूर चेकआउट कीजिए, ठीक है। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज, यूनिट 7 का फुल कोर्स, यूनिट 9 का फुल कोर्स। और मैं आपको एक चीज बता सकता हूँ, हमारे कोर्सेज में आपको कॉन्सेप्ट मिलेंगे, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, और आपको क्लियरिटी मिलेगी कि हाँ भाई ये होता है, ऐसे होता है, मुझे पता है, ठीक है। आप बहस करने के लिए भी रेडी रहोगे, मुझे पता है, क्योंकि प्रखर सर ने बताया है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस, वो कैपेसिटी, वो कैपेबिलिटी, वो क्लियरिटी,
वो बेसिक बोलते हैं ना, कंप्लीटनेस जिसे बोलते हैं, वो हमारे कोर्सेज में आपको मिलेगी, सिर्फ हम कंटेंट नहीं देते। धन्यवाद। आई होप आपको मजा आया होगा, इस लेक्चर में मजा आया हो तो जरूर शेयर करें। आपके कोई भी क्वेरी हो तो हमारी एग्जाम ओरिजिनल आपके चैट सेक्शन में कर सकते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग चैट सपोर्ट है। और नीचे दिए गए नंबर पे, यहां दिया भी हुआ है 9644667180, इस नंबर पे भी आप व्हाट्सएप करके सारी चीजें जान सकते हैं। बेस्ट एमपीपीएससी का कोर्स आपका वेट कर रहा है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।